यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी इंडियन ओशन में अपनी सबसे बेहतरीन बॉम्बर B-2 स्पिरिट को डिप्लॉय किया गया है। उत्तम एएसआई रडार की एयर टू एयर एंगेजमेंट टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी इसको तेजस MK-1A की टाइमलाइन तक ऑपरेशनल करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है। DRDO की तरफ से अभी रुस्तम 2 ड्रोन में सैटकम सिस्टम को इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा चुका है। ताइवान को अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से 66 F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। चाइना अभी अपनी J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करना क्यों चाहता है और भारत को अभी एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूनाइटेड स्टेट की B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को लेके है। कल यूनाइटेड स्टेट की इंडो पैसिफिक कमांड की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि यूनाइटेड स्टेट की 509 बॉम्ब विंग के 3 B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अभी इंडियन ओशन में डिप्लॉय किया गया है। इन 3 एयरक्राफ्ट को अभी दिएगो गार्सिया नाम के आइलैंड में डिप्लॉय किया गया है और इनको पिछले हफ्ते ही मंगलवार को मिसौरी से दिएगो गार्सिया के लिए रवाना किया गया था। इन बॉम्बर्स को सबसे पहले 80s के दौर में डेवलप किया गया था और इनको यूनाइटेड स्टेट सोवियत यूनियन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक करने के लिए या फिर डीप बॉम्बिंग मिशन को करने के लिए डेवलप कर रहा था, लेकिन ये कभी भी रशियन एयरस्पेस में उसके बाद नहीं गए हैं। इसकी पहली कॉम्बैट ड्रिल को असल मायने में 1999 में कोसोवो वार के दौरान देखने को मिला था। B-2 की विंग स्पैन की बात करें तो ये लगभग 172 फीट के आसपास है और इसका वजन 3,40,000 पाउंड से भी ज्यादा है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली स्टेल्थी बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह आज भी दुनिया की सबसे स्टेल्थी एयरक्राफ्ट में गिना जाता है। इसमें कोई भी वर्टिकल फिन नहीं दिया गया और इसकी फजलाक सेक्शन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें रडार वेब लगने के बाद वो इधर उधर बिखर जाते हैं, जिस वजह से इसको रडार में कैप्चर करने के चांसेस ना के बराबर होता है। इसका हीट सिग्नेचर भी काफी हद तक कम रहता है क्योंकि इसको छुपाने के लिए B-2 के इंजन सेक्शन को ढक दिया जाता है। अभी तक एक भी B-2 बॉम्बर किसी भी जंग के दौरान डाउन नहीं किया गया है। वहीं पर इसके डिजाइनर्स का इस एयरक्राफ्ट की स्टेल्थीनेस के ऊपर इतना भरोसा था कि वो इसमें बाकी कोई भी डिफेंसिव सिस्टम नहीं दिए हैं। आमतौर पर ये एयरक्राफ्ट हमेशा स्टेल्थ मोड में नहीं रहता है और जब ये किसी मिशन ऑब्जेक्टिव के काफी करीब आ जाता है तब जाके अपनी स्टेल्थ मोड को एक्टिव करता है। इसकी रेंज की बात करें तो ये काफी ज्यादा है और ये लगातार 44 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 2001 में ये एयरक्राफ्ट मिसौरी से एक ही बार में अफगानिस्तान चला आया था, लेकिन इसकी खूबियों के साथ साथ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी शामिल है, जैसे कि इन एयरक्राफ्ट को हम स्टैंडर्ड हैंगर में नहीं रख सकते हैं और इसके लिए अलग से ठंडे माहौल वाले शेल्टर की जरूरत पड़ती है जहां पर टेम्परेचर काफी कम रखा जाता है। अभी तक एक बार भी इन एयरक्राफ्ट को जंग के दौरान डाउन नहीं किया गया है, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है जब एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे, लेकिन उनमें से एक को वापस रिपेयर करके सर्विस में शामिल किया जा चुका है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट तेजस MK-1A के साथ जुड़ा हुआ है और अभी हम उत्तम एएसआई रडार के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि LRD की तरफ से अभी उत्तम एएसआई रडार को जल्दी से प्रोडक्शन के लिए तैयार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनको तेजस MK-1A में शामिल करने का सबसे पहले प्लान किया गया था, पर इसकी टेस्टिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिस वजह से तेजस MK-1A के इनिशियल यूनिट्स में इजराइल की 2052 रडार को इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। LRD के मुताबिक उनको उम्मीद है कि उत्तम एएसआई रडार तेजस MK-1A की प्रोडक्शन तक तैयार हो जाएगा। अभी इसको तेजस की एक LSP यूनिट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा है और अभी तक इसे 100 घंटे तक टेस्ट किया जा चुका है। अभी इसकी एयर टू एयर मोड में टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही बाकी सभी सब सिस्टम की टेस्टिंग भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी ग्राउंड ट्रायल अभी होना बाकी है। इस वजह से तेजस MK-1A में इनिशियली एल्टा की 2052 रडार को लगाने का फैसला किया गया है। पर अगर अभी उत्तम एएसआई रडार तेजस की प्रोडक्शन से पहले ही अपनी सभी ट्रायल को पूरा कर लेता है तो इसको तेजस MK-1A में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ये हमारी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को भी काफी सपोर्ट करने वाला है। अब सबको याद होगा इंपोर्ट बैन लिस्ट में तेजस MK-1A का नाम भी लिया गया था, यानी कि इसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल वे में इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट करने के ऊपर जोर दिया जाएगा। तो इसी वजह से अभी तेजस MK-1A में उत्तम एएसआई रडार के लगने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उत्तम एएसआई रडार को अपनी बाकी सभी ट्रायल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके है। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में
चाइना के साथ बढ़ रही टेंशन की वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ड्रोन्स को खरीदने की काफी कोशिश की जा रही है। अभी भारत कई तरह के ड्रोन को खरीदने वाला है, जिनमें से यूएस की MQ-9 और इजराइल की हेरॉन ड्रोन शामिल है और नेवी अभी शिपबॉर्न ड्रोन को भी खरीदने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। इसी बीच DRDO की तरफ से हमारी इंडिजिनस ड्रोन को बनाने का काम किया जा रहा है। अभी DRDO की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट की तरफ से अभी रुस्तम 2 ड्रोन की एक टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है और इस टेस्ट के दौरान रुस्तम 2 की सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को टेस्ट किया गया था, यानी कि सैटकम की मदद से रुस्तम 2 ड्रोन को ऑपरेट किया जा सकता है। वहीं पर हमारे अभी के सर्चर या फिर हेरॉन जैसे ड्रोन में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी रुस्तम 2 के लिए हमारे तीनों सर्विस की तरफ से कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है, जिस वजह से अभी इसकी फ्यूचर इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी इसके डेवलपर्स अब इसमें एक लॉन्ग रेंज की इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को इंस्टॉल कर चुके हैं, जो कि सर्चर या हेरॉन जैसे ड्रोन में मौजूद नहीं है। और अभी इसकी कुछ और क्रिटिकल ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद ये पूरी तरीके से सर्विस में शामिल करने लायक बन सकता है। अगला अपडेट F-16 फाइटर जेट को लेके है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान और यूएस के बीच अभी 66 F-16 फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक फॉर्मल डील को साइन किया गया है और इसमें ताइवान को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-16 की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट को ऑफर किया गया है। अभी ये ताइवान की सबसे मॉडर्न फाइटर जेट बनने वाले हैं। ताइवान के अलावा अभी मोरक्को को भी F-16 को डिलीवर किया जाएगा और वो लोग अभी लगभग 24 F-16 को खरीदने वाले हैं। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ताइवान को F-16 को देने की बात करने के बाद चाइना इस बात को लेके बिल्कुल भी खुश नहीं है और चाइना की तरफ से एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को ये वार्निंग भी दे दिया गया कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम यूनाइटेड स्टेट को भुगतना पड़ सकता है। ये डील पिछले साल अगस्त में पेश किया गया था और तब भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट चाइना की तरफ से दिए गए थे। अभी इन जेट्स को ग्रीन वैली साउथ कैरोलिना में असेंबल किया जा रहा है और इनको काफी जल्दी ही ताइवान को डिलीवर किया जाएगा। इस डील की कीमत अभी लगभग $4.09 मिलियन है और इसमें 90 F-16 फाइटर जेट बनाए जाने वाले हैं। इसमें से ताइवान को 66 और मोरक्को को 24 फाइटर जेट दिए जाएंगे। यहाँ पर ताइवान के F-16 में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं और इसमें APG-83 रडार को इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि ताइवान के F-16 को प्रिसिशन गाइडेड एमुनेशन को काफी दूरी से ही फायर करने में मदद करने वाली है। वहीं पर मोरक्को की जेट के बारे में अभी तक कोई ज्यादा डिटेल पता नहीं चली है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी एक ट्विन सीटर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बना रहा है। अभी तक जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाए गए वो सभी के सभी सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट थे, जबकि चाइना अभी इसको एक स्टेप आगे ले जाना चाहता है और वो अभी एक ट्विन सीटर स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाना चाहते हैं। इसके डिजाइन को आमतौर पर J-20 से ही डिराइव किया जाएगा, लेकिन ये J-20 की तरह एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बनने वाला है और चाइना इसको एक स्टेल्थी अर्ली वार्निंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इसकी कॉकपिट डिजाइन को Su-34 की तरह बनाया जाएगा, जिसमें पायलट साइड बाय साइड बैठने वाले हैं। ये एयरक्राफ्ट ड्रोन्स, ग्राउंड बेस्ड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, वॉरशिप्स या फिर किसी भी कमांड एंड कंट्रोल स्टेशन के साथ लगातार संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अपने हिसाब से ड्रोन्स को भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें चाइना सिर्फ डिफेंसिव वेपन को इंस्टॉल करेगा, यानी कि इसकी विंग सेक्शन में दिए गए हार्ड पॉइंट्स में कोई भी वेपन लोड नहीं किए जाएंगे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ इसकी इंटरनल वेपन बे में एयर टू एयर मिसाइल दिए जाएंगे। इसे चाइना भी यूनाइटेड स्टेट को नजर में रखकर बना रहा है, क्योंकि इसके जरिए वो इजीली यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस इंस्टॉलेशन के करीब जा पाएंगे, क्योंकि अभी चाइना के पास जो बॉम्बर मौजूद हैं वो काफी हैवी हैं और इनको काफी दूरी से डिटेक्ट कर लिया जाता है। चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक J-20 को किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी जो साइड बाय साइड सीटिंग अरेंजमेंट का प्लान बनाया गया है इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए इसकी कंप्लीट एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, जिसे एक अलग ही एयरक्राफ्ट कहा जाएगा, क्योंकि मॉडिफिकेशन करने के बाद ये बिल्कुल भी J-20 की तरह नहीं दिखने वाली है। इस प्लेन के अलावा चाइना अभी एक और 5th जनरेशन फाइटर को भी बना रही है, जिसको वो अपने कैरियर से ऑपरेट करना चाहते हैं। अगला अपडेट साइबर सिक्योरिटी को लेके है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में ये बताया था कि भारत अभी जल्दी ही अपनी एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को पेश करने वाला है। इसको नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 का नाम दिया जाएगा और इसे पूरी तरीके से इसी साल के अंत तक फाइनल कर दिया जाएगा। अब साइबर सिक्योरिटी पर इतना ध्यान देने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि हम जितने ज्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं उतने ही हमारे ऊपर साइबर अटैक के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। रिसेंटली चाइनीज ऐप्स को भी इसी वजह से बैन किया गया था, क्योंकि वो लोग अनयूजुअल तरीके से डाटा को एक्सेस कर रहे थे। साथ ही हैकिंग अटेम्प्ट भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी साल की शुरुआत में ही रैंसमवेयर रिलेटेड साइबर अटैक भारत के कई कंपनी और बड़े इंस्टीट्यूशन के ऊपर किए गए थे। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी K7 की तरफ से बताया गया है कि भारत में
पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे टायर 1 सिटीज में साइबर अटैक के चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। और दूसरी तरफ गुवाहाटी, जम्मू और जयपुर जैसे सिटी में साइबर अटैक के चांसेस 38% से ज़्यादा रहता है और बाकी बचे टायर 2 सिटीज में ये 35% के आसपास होती है। भारत के हर 2 कंपनी में से एक कंपनी को साल में कम से कम एक बार साइबर थ्रेट का सामना करना पड़ता है और ऐसे में इन कंपनियों के पास काफी सारे सेंसिटिव डाटा मौजूद होती है जिनकी चोरी होने के चांसेस रहते हैं। आप समझ सकते हैं, अगर कोई डिफेंस कंपनी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए किसी भी तरह के हथियार को सप्लाई करती है तो उनके पास उन हथियारों के बारे में डिटेल ब्लूप्रिंट मौजूद रहता है। तो अगर उन पर साइबर अटैक किया जाता है तो ऐसे में डाटा मिस होने के चांसेस रहते हैं। IBM की तरफ से किए गए एक सर्वे से पता लगा है कि भारत के लगभग 46% के कंपनी ऐसे होते हैं जिनको डाटा चोरी होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से अभी हमें एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी एजेंसी और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।